हेलो एवरीवन, कैसे सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू पढ़ले 10 और आज यार हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो आज आउट ऑफ नोवेयर मैंने सोचा कि यार आर इन्वायरमेंट हम लोगों ने जो हमारी रेगुलर सीरीज चल रही थी उसके अंदर भी नहीं हमारा हुआ था। तो मैंने सोचा कि एक काम करते हैं, इसको हम पहले कर लेते हैं क्योंकि एक तरीके से छोटा चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है। तो मैंने कहा इसको थोड़ा फट से बीच में ले आते हैं ताकि अगर किसी का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डाउन हो रहा है तो ये चैप्टर पढ़ के ना थोड़ा सा अच्छा खुश फील हो जाए। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आर एनवायरनमेंट। बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है। मतलब तुम समझो कि ये चीज तुम ऑलरेडी 7वीं 8वीं में पढ़ के आ चुके हो, वही सेम चीज है, पर बस थोड़ी सी एक दो नई चीजें तुमको देखने को मिलेंगी, बाकी कुछ भी इसके अंदर नया नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए हो चैनल के ऊपर तो हम लोग आपके लिए कॉन्कर सीरीज लेकर आए हैं। इस कॉन्कर सीरीज के अंदर आप लोगों का पूरा जो 10वीं का सिलेबस है, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल, सब इसके अंदर कवर जो है वो करवाया जा रहा है। ठीक है, सो एवरीथिंग इज बीइंग कवर्ड। स्पेलिंग चूक है हम, ठीक है। एवरीथिंग इज बीइंग कवर्ड, हर चीज जो है इसके अंदर आपको देखने को मिल रही है। इसीलिए अगर आप नए हो चैनल के ऊपर, अगर आप इस फैमिली का पार्ट अभी तक नहीं बने हो, इस लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम लोग ऐसे ही अमेजिंग लेक्चर्स, ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट पढ़ले 10 इस चैनल के ऊपर आप लोगों के लिए आता रहता है। ठीक है, ग्रेट। सो आगे बढ़ते हैं यार। इसी के साथ साथ कुछ चीजें मुझे तुमको बतानी है कि ये जो आपकी कॉन्कर सीरीज है, कॉन्कर बैच है, वो डाउटनेट की एप्लीकेशन पर भी चल रही है। ठीक है, वहां पर यार एनरोल करना कंप्लीटली फ्री है। ये पूरी की पूरी जो बैच है, पूरी जो सीरीज है, कंप्लीटली फ्री है। इसे कोई भी बच्चा कहीं से भी एक्सेस कर सकता है। यही डाउटनेट की एप्लीकेशन पर भी अवेलेबल है। ठीक है, एप्लीकेशन पर एनरोल, वो भी कंप्लीटली फ्री है। उस पर एनरोल करने के फायदे क्या है, वो भी काफी सही है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आपको एक तो होमवर्क क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं, लेक्चर की स्लाइड्स जहां पर आप देख रहे हो वो वहां पर अवेलेबल है, चैप्टर के जो टेस्ट्स हैं वो टेस्ट्स भी वहां पर अवेलेबल है, और साथ ही साथ आपको एक एड फ्री एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। ठीक है, तो जिस भी बच्चे ने अभी तक डाउटनेट के एप्लीकेशन में इसके लिए एनरोल नहीं किया है, कॉन्कर बैच के लिए, वो कर लेना। क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी तुमको समझाया था कि यार वहां पर ऐसा है ना कि वहां पर अगर तुम्हें लेक्चर्स यहाँ पर भी देखने तो भी कोई दिक्कत नहीं, पर वहां पर एटलीस्ट टेस्ट दे दो। ठीक है, क्योंकि ये बैच फुल हो रही है धीरे धीरे, तो माइट बी कि एक टाइम बाद एप्लीकेशन पर वो एनरोलमेंट होना बंद हो जाए। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यूजर्स को तो मिलेगी, पर हो सकता है कि एक टाइम बाद वो बंद हो जाए। तो अगर तुमने अभी तक एनरोल नहीं किया है, कंप्लीटली फ्री है, मेक श्योर टू एनरोल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं चैप्टर के साथ में। इकोसिस्टम क्या चीज होती है, दुनिया भर की चीजें इसके अंदर हमको पढ़नी है बहुत आसान। ये मैंने सीधा एनसीईआरटी से उठाया कि इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। All organisms such as plants, animals, microorganisms and human beings as well as the physical surroundings interact with each other and maintain a balance in the nature. All the interacting organisms in an area together with the non-living constituents of the environment form an ecosystem. ये लाइन बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका कहने का ये मतलब है यार कि जो लिविंग कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, और जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, ये दोनों जब आपस में इंटरैक्ट करते हैं, यानी कि इन दोनों को जब आपस में एक दूसरे की जरूरत पड़ती है, ठीक है, तो ये एक इकोसिस्टम कहलाता है ना। अभी तुमको आगे पता चलेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है और जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, या फिर जो लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स है और जो नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, ये जब आपस में इंटरैक्ट करते हैं तो एक इकोसिस्टम फॉर्म जो है वो होता है। दस एन इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ बायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स मतलब क्या? ऐसे कंपोनेंट्स जिनमें लाइफ है, जो कि जीवित। ठीक है, कंप्राइजिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, कंप्राइजिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो इसके अंदर बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स कंप्राइजिंग फिजिकल फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड, सॉइल एक्सेट्रा। ठीक है, तो एक इकोसिस्टम किससे बनता है? बायोटिक कंपोनेंट से और एबायोटिक कंपोनेंट से। बायोटिक कंपोनेंट्स में वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं, ठीक है, और एबायोटिक कंपोनेंट्स में नॉन लिविंग फैक्टर्स आते हैं, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, रेनफॉल हो गया। ये जीवित नहीं है, लिविंग नहीं है। ठीक है, बहुत सही। अब देखो, अगर आप एक गार्डन विजिट करते हो ना, तो वो अपने आप में एक इकोसिस्टम है। क्यों? वहाँ पर डिफरेंट प्लांट्स हैं, जैसे कि ग्रास हो गई, ठीक है, वहाँ पर आपको ट्रीज मिलेंगी, फ्लावर्स मिलेंगे, ठीक है, फ्लावर बेयरिंग प्लांट्स मिलेंगे, सॉरी, वहाँ पर आपको फ्रॉग्स मिलेंगे, इंसेक्ट्स मिलेंगे, है ना। तो बहुत सारी चीजें वहाँ पर ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, ग्रेट। तो इकोसिस्टम का मतलब सिर्फ इतना ही है, समझो कि एक इकोसिस्टम के अंदर बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि हम हो गए, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो गए, और एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, रेनफॉल हो गया, आपका सॉइल हो गया। ये सारे एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। ठीक, ग्रेट। और ये दोनों मिला के इकोसिस्टम बनता है। बहुत बढ़िया। नाउ ऑल दीज लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरैक्ट विद ईच अदर एंड देयर ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड अदर एक्टिविटीज आर अफेक्टेड बाय द एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम। यार जितने भी बायोटिक कंपोनेंट्स हैं ना इकोसिस्टम के, ठीक है, जितने भी बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, ऐसे बायोटिक कंपोनेंट्स जो कि लिविंग हैं, ऑफ कोर्स सारे बायोटिक कंपोनेंट्स आपके लिविंग हैं, है ना।
तो बायोटिक कंपोनेंट्स जो है ना वो एबायोटिक कंपोनेंट्स पर डिपेंडेंट है फॉर वेरियस रीजंस, ठीक है, फॉर वेरियस एंड डिफरेंट रीजंस। वो क्या है वो भी हम देखते हैं। ऑलराइट, तो जैसे कि मैंने बताया कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो जैसे कि जो बायोटिक फैक्टर्स हैं वो एबायोटिक फैक्टर्स पर, एबायोटिक कंपोनेंट्स पर डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, फॉर देयर ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड अदर एक्टिविटीज, ठीक है, ग्रेट। तो इतना हमको समझना है कि भैया एक इकोसिस्टम के अंदर बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें जो बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो एबायोटिक कंपोनेंट्स पर डिपेंडेंट है फॉर वेरियस रीजंस लाइक देयर ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड अदर डिफरेंट एक्टिविटीज, ठीक है, बहुत बढ़िया। सो अ गार्डन इज एन इकोसिस्टम। अदर टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम्स आर फॉरेस्ट्स, पॉन्ड्स, लेक्स, क्योंकि इसके अंदर अगर तुम देखोगे ध्यान से तो बहुत सारी चीजें रह रही हैं, बायोटिक भी एबायोटिक भी, है ना, ग्रेट। सो दीज आर नेचुरल इकोसिस्टम्स, है ना। जैसे कि आप अगर मैं बात करता हूँ, आपका फॉरेस्ट हो गया, लेक हो गया, ठीक है, पॉन्ड्स हो गया, कुछ आपके ऐसे इकोसिस्टम्स जो कि नेचुरल होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कि मैन मेड होते हैं, जैसे कि गार्डन हो गया। तो गार्डन एक आर्टिफिशियल है, मैन मेड इकोसिस्टम है ना। वाइल गार्डन्स एंड क्रॉप फील्ड्स आर ह्यूमन मेड इकोसिस्टम्स, ठीक है। अब फॉरेस्ट कैसा इकोसिस्टम है भाई? नेचुरल इकोसिस्टम है। फॉरेस्ट को इंसान ने तो बनाया नहीं है, फॉरेस्ट बना हुआ है। लेकिन जब मैं गार्डन की बात करता हूँ तो तुमने देखा होगा गार्डन बनते हैं, है ना। तो गार्डन इज आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, इज एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, एंड आपका जो फॉरेस्ट वगैरह है वो एक नेचुरल इकोसिस्टम है, ठीक है, बहुत बढ़िया। इतना समझ में आ गया? ये देखो, ये एक इकोसिस्टम का तुम्हारा एग्जांपल है, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली है क्या, मैं तुमको बताता हूँ, ज़्यादा कुछ भी नहीं है, दिमाग लगाने लायक कुछ भी नहीं है। इसमें ऐसा है कि यार मान लो कि हम जो है वो सब्जी खा रहे हैं, ठीक है, हम अगर मान लो कि ग्रीन वेजिटेबल खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं हम लोग, तो क्या उस सब्जी को ग्रो होने के लिए भी कुछ चीज़ें लगी होंगी, है ना। समझ रहे हो बात को? जैसे कि मान लो कि अब कोई नॉन वेजिटेरियन होता है ना, अब कोई नॉन वेजिटेरियन होता है तो वो चिकन खा रहा है मान लो, तो अब वो जो चिकन है, क्या वो चिकन पूरी जिंदगी भर क्या वो बिना उसके रहा है क्या? ठीक है, बिना खाते पीते रहा है क्या? नहीं, उसने भी कुछ ना कुछ खाया है। तो एक तरीके से अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि नॉन वेजिटेरियन है, जो कि चिकन को खा रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उस चिकन ने कुछ नहीं खाया है अपनी जिंदगी में, उसने भी कुछ ना कुछ खाया है ना। तो ये एक साइकिल होती है, एक चेन होती है, उसके बारे में हम लोग समझने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी तुम देख सकते हो कि एक तरीके से ये जो है वो इसको खा रहा है, ये जो है वो इसको खा रहा है, ऐसे कुछ 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 चल रहा है, वो अभी हम समझने वाले हैं, ठीक है, ग्रेट। सो अभी अब हम समझ गए इतना कि इकोसिस्टम जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, पहला होता है बायोटिक, दूसरा होता है एबायोटिक। बायोटिक मतलब जिसके अंदर जो लिविंग कंपोनेंट्स है वो, और एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। भाई लिविंग कंपोनेंट्स में आप क्या आ गया, जैसे कि मान लो अगर हम गार्डन इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं तो फ्रॉग आ गया, इंसेक्ट आ गया। नॉन लिविंग में आपका रेनफॉल आ गया, है ना, रेनफॉल हो गया, टेम्परेचर हो गया, ठीक, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत बढ़िया। इसी के साथ साथ आप इकोसिस्टम को दो और कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो, जिसके अंदर एक तो होते हैं, ये तो देखो, ये तो इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स की बात हो रही थी कि इकोसिस्टम के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। यहाँ पर बात हो रही है कि इकोसिस्टम किन किन टाइप्स के हो सकते हैं। एक नेचुरल हो सकता है, एक मैनमेड हो सकता है, आर्टिफिशियल हो सकता है। नेचुरल में आपका फॉरेस्ट आ गया, ठीक है, मैनमेड में एक्वेरियम आ गया, है ना, एक्वेरियम आ गया, ठीक है, या फिर आप गार्डन बोल लो, ठीक है, और आपके नेचुरल में पॉन्ड्स और रिवर्स आ गए, ये नेचुरल इकोसिस्टम्स हैं, ग्रेट। अब हम बात करते हैं कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि हम हैं, या फिर एक कीड़ा है, या फिर एक टाइगर है, या फिर एक कुत्ता है, या फिर एक बिल्ली है, इनको हम लोग क्लासिफाई कैसे करते हैं, मतलब इनको किन कैटेगरीज में डाला जाता है। क्योंकि खाने के बेसिस पर, हाँ, जो हजम हो रहा है ना, जो खाया जा रहा है, उसके बेसिस पर भी ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया जाता है कि उनकी ईटिंग हैबिट्स क्या है ना, ग्रेट। सो ऑर्गेनिजम्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। पहले होते हैं प्रोड्यूसर्स, फिर होते हैं कंज्यूमर्स, और फिर होते हैं डीकम्पोजर्स। अच्छा, समझेगा तुमको, ठीक है। बात करते हैं सबसे पहले प्रोड्यूसर्स की, ये तुम पढ़ चुके हो ऑलरेडी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? प्रोड्यूसर्स वो होते हैं जो कि अपना खाना खुद बना रहे हैं, ठीक है। दे आर मेकिंग द फूड ऑन देयर ओन, मतलब वो किसी और पर डिपेंडेंट नहीं है। उनको बस सनलाइट दे दो, उनको पानी दे दो, कार्बन बहुत है, उनको कुछ कुछ रॉ मटेरियल्स दे दो, दैट इज इट, है ना, वो अपना खाना बना लेंगे। तो वो किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं है अपने खाने के लिए, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम प्रोड्यूसर्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि ग्रीन प्लांट्स, देयर आर सर्टेन ब्लू ग्रीन एल्गी, तो ये इनका कुछ इनके प्रोड्यूसर्स के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो हम समझ गए कि प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं, जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं और किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं है। फिर आते हैं कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स मतलब हम लोग, हाँ हम, ठीक है। तुम समझो, तुम बोलोगे भैया मैं तो कंज्यूमर नहीं हूँ, मैं तो बढ़िया से मैगी का पैकेट खोलता हूँ और मैगी बना लेता हूँ। तो मेरी जान, वो मैगी जहाँ से आई है ना, तुम उस पर डिपेंडेंट हो, क्योंकि अगर वो नहीं होता तो मैगी नहीं होती, तुम कुछ बना नहीं पाते, है ना, ग्रेट। तो हम जो है वो खाना पकाते हैं, खाना बना नहीं रहे हैं, ठीक है। तो हम जो सब्जी पका रहे हैं, सब्जी जो है वो हमने अंदर से उगाई और फिर खा ली, समझ रहे हो ना तुम। सब्जी पक्की है खुद से, मतलब सब्जी जो है वो उगी है, फिर वो बनी है, उसके बाद फिर हमारे घर पे आई और फिर हमने उसको पका के खाया। तो एक तरीके से हम सब्जी पर डिपेंडेंट हैं,
है ना। हम जो है वो सब्जी पर डिपेंडेंट है, पर सब्जी किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, वो अपना खाना खुद बनाती है, ठीक है। सो ऑर्गेनिजम्स दैट कंज्यूम द फूड प्रिपेयर्ड बाय प्रोड्यूसर्स आर कॉल्ड कंज्यूमर्स, ठीक है। जो कि दूसरों का बनाया हुआ खाना खा रहे हैं, ठीक है, जो कि कामचोर है, खुद खाना नहीं बना रहे, उनको हम कंज्यूमर्स कहते हैं। खैर जोक्स अपार्ट, एग्जाम्पल काऊ, एग्जाम्पल ह्यूमंस, ठीक है, ऐसा हो गया। पर इसमें भी तुम बोलोगे भैया अब ऐसे भी कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं, ऐसे भी कुछ क्रिएचर्स हैं जो कि दूसरे एनिमल्स को ही खा जाते हैं, ठीक है। तो उस केस में आप कैसे क्लासीफाई करोगे कंज्यूमर्स को? तो बिल्कुल सही बात कह रहे हो, कंज्यूमर्स भी अगेन जो है वो और इनका क्लासिफिकेशन है। तो अभी हमने क्या देखा, अभी हमने देखा कि किन किन टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इसी के अंदर जब हम कंज्यूमर्स पर आए तो कंज्यूमर्स में भी और थोड़ा बहुत क्लासिफिकेशन है। कैसा क्लासिफिकेशन है मैं दिखाता हूँ, आ जाओ। वी कैन फर्दर क्लासीफाई द कंज्यूमर्स इनटू हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनीवोर्स। बचपन वाली चीजें, ऐसा बिल्कुल टेंशन मत लो, ठीक है। हर्बीवोर्स क्या होते हैं भाई? ऑर्गेनिजम्स जो कि सिर्फ प्लांट खा रहे हैं, जो कि सिर्फ घास फूस खा रहे हैं, ठीक है। काउज, शीप, ठीक है, जो कि सिर्फ घास फूस पर डिपेंडेंट है। अच्छा, कार्निवोर्स में कौन आ रहे हैं? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि दूसरे एनिमल्स का मीट खा रहे हैं, ठीक है, जो कि दूसरे एनिमल्स पर डिपेंडेंट है अपने खाने के लिए। जैसे कि मान लो टाइगर है या फिर लायन है, कोई भी हो गया, वो शिकार नहीं कर पाया बहुत दिनों तक, तो मर जाएगा, है ना। वो मर जाएगा क्योंकि उसको खाने को तो मिला नहीं है, यानी कि वो मीट पर डिपेंडेंट है, वो दूसरे एनिमल पर डिपेंडेंट है अपने खाने के लिए, तो ये भी कंज्यूमर हुआ, ठीक है। फिर आते हैं ओमनीवोर्स, हम जैसे लोग, ठीक है। ओमनीवोर्स मतलब हम जैसे लोग जो कि वेज भी खा रहे हैं, नॉन वेज भी खा रहे हैं, जो कि घास फूस भी खा रहे हैं और जो कि मीट भी खा रहे हैं, ठीक है। सो ऑर्गेनिजम्स कंज्यूमिंग बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर नोन एज ओमनीवोर्स। जैसे कि हम हो गए, बेयर हो गया, ठीक है, बैर हो गया, ठीक। तो ये हो गए कंज्यूमर्स आपके। फिर आखिर में आते हैं डीकम्पोजर्स। तो हमने सबसे पहले देखा प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं। प्रोड्यूसर्स हमको पता चला कि भैया जो कि अपना खाना खुद बना रहे हैं, मतलब ग्रीन प्लांट है, फिर कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी। फिर हम कंज्यूमर्स पर आए, हमने देखा कंज्यूमर्स मतलब क्या। तो कंज्यूमर्स मतलब वो जो कि अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं अपने खाने के लिए, ठीक है। फिर कंज्यूमर्स में हमने और 3 कैटेगरीज देखी, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स, ठीक है। हर्बीवोर्स मतलब वो जो कि घास फूस पर डिपेंडेंट है, ठीक है। उसके बाद में फिर कार्निवोर्स मतलब वो जो कि दूसरे एनिमल है, फिर मीट पर डिपेंडेंट है, और ओमनीवोर्स मतलब जो कि दोनों खा सकते हैं, ठीक। फिर आते हैं आपके डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स मतलब जो कि डेड एंड डीकेइंग मैटर पर फीड करते हैं, ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। सो डीकम्पोजर्स आर दी ऑर्गेनिजम्स। तुमको ऐसा लग रहा होगा भैया बहुत तेज जा रहे हो आप, ठीक है। तो बहुत तेज में इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि ये चैप्टर बहुत छोटा है और मैं चाहता हूँ कि तुम इस चैप्टर को कंप्लीट करके वैसी फील पालो एक, हाँ यार मैं थोड़ा सा पढ़ रहा हूँ, ठीक है। सो डीकम्पोजर्स आर द ऑर्गेनिजम्स दैट डीकम्पोज द डेड ऑर्गेनिजम्स एंड ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स ऑफ डेड ऑर्गेनिजम्स इनटू सिंपल न्यूट्रिएंट्स। मतलब ये डेड एंड डीकेइंग मैटर पर फीड करते हैं, ठीक है। ये डेड एंड डीकेइंग मैटर पर फीड करते हैं, समझ रहे हो ना बात को? वेरी गुड। जैसे कि वल्चर्स, बैक्टीरिया, है ना, ये कुछ इसके एग्जांपल हो गए। अरे क्या बात है। अब हम आने वाले हैं इस चैप्टर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन के ऊपर, जो कि है फूड चेन, ठीक है, जो कि है फूड चेन। अच्छा, फूड चेन को हम लोग अगर बेसिक लेवल से समझना है तो कैसे समझ सकते हैं भैया? चलो मैं बताता हूँ, छोड़ो। देखो हम लोग बचपन में वो गेम खेलते हैं जिसके अंदर क्या होता है कि अगर मैं किसी को टच कर लूँ तो वो चेन में जुड़ जाता है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा उसका, फिर वो किसी को टच कर ले तो वो चेन में जुड़ जाएगा, तो एक तरीके से चेन बनती जाती है। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है, ठीक है, पर यहाँ पर बस चीज़ें खाने को लेकर है, ठीक है, कि ये इसको खा जाएगा। मतलब ऐसा है, देखो मान लो कि ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, समझो इतना, ठीक है। अब क्या होता है कि ए ने बी का हाथ पकड़ा, बी ने सी का हाथ पकड़ा, सी ने डी का हाथ पकड़ा, तो सब एक चेन का पार्ट होगा। वैसे ही है बिल्कुल, पर थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि ए को बी ने खा लिया, ठीक है, इस बी को सी ने खा लिया और इस सी को डी ने खा लिया, तो ये एक चेन बन गई एंड दिस इज योर फूड चेन, ठीक है, दिस इज योर फूड चेन। सो द चेन ऑफ ऑर्गेनिजम्स व्हिच इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन, समझ में आएगा, ये वही चीज है, बस थोड़ी सी अंग्रेजी इसके अंदर डाल के इसको और ऐसा स्पाइसी बना दिया। सो द चेन ऑफ ऑर्गेनिजम्स व्हिच इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल इज कॉल्ड अ फूड चेन, ठीक है। फ्लो ऑफ एनर्जी इन अ फूड चेन इज ये सब मैं तुमको समझाऊंगा। तो ये देखो, ये एक तरीके की फूड चेन है। अगर हम फॉरेस्ट में जाए तो एक तरीके की फूड चेन है कि ये ट्रीज हैं, ये इस पर ये डियर फीड कर रहा है, ठीक है, और इसको फिर ये टाइगर खा गया, है ना। वैसे ही देखो ये कुछ घास फूस है जिसको ये ग्रास हॉपर खा गया, वही है ना, शायद इंसेक्ट खा गया मान लो। फिर इंसेक्ट को हमने देखा है कि कैसे वो फ्रॉग बाहर निकाल के खा जाता है, फिर फ्रॉग को ये स्नेक खा गया और स्नेक को ये ईगल खा गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब फोटो में थोड़ा कुछ ऊपर नीचे हो तो तुम मेरे को कमेंट सेक्शन में वो मत कह देना भैया ये ईगल नहीं है, ये तो वो है, ठीक है, जो भी हो उसको खा गया। तुमने देखा होगा, ये भी शायद तुमने डिस्कवरी या किसी चैनल पर देखा होगा कि वो उड़ के आया, पकड़ा और ले गया सांप को, ठीक है, ग्रेट। तो ये अपना एक फूड चेन हो गई, समझ रहे हो ना बात को? बहुत बढ़िया।
ये देखो ग्रास, फिर ग्रास हॉपर, फिर इसको एक बर्ड खा गई, फिर बर्ड को ये स्नेक खा गया, ठीक है। फिर मान लो ये मर गया, स्नेक मर जाता है तो फिर उसके ऊपर डिकम्पोजर्स ने फीड किया, ठीक। तो ये एक तरीके से एक चेन है, ठीक है। कैसी है ये? एक चेन है, ठीक। अब ये जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी वगैरह जो कह रहा है ना, ये तुमको समझ में आएगा, उसकी चिंता मत करो। ये ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर, ये मैं समझाता हूँ, वो आगे हम चल के समझेंगे। अच्छा, अब फूड चेन तो हम समझ गए क्या होता है, ठीक है। फूड चेन तो हम समझ गए हैं कि क्या होता है ना। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं इसमें। अब बहुत सारी फूड चेन्स के नेटवर्क को हम फूड वेब कहते हैं, ठीक है। बहुत सारे फूड चेन के नेटवर्क को हम फूड वेब कहते हैं। ये देखो, जैसे कि मान लो कि एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा है कुछ, ये ए है, बी है, सी है, ये डी है, ई है और एफ है, ठीक है। मान लो कि ए को बी खा गया, बी को सी खा गया, ठीक है। अब हो सकता है कि ए को ई भी खा सकता है ना। तो एक तरीके से क्या हो रहा है कि अब इसको ये खा सकता है, इसको ये खा सकता है। तो ये जो इंटरकनेक्शन हो गया यहाँ पर, मतलब कनेक्शन ऑफ फूड चेन्स इज कॉल्ड योर फूड वेब। सो फूड वेब इज अ नेटवर्क ऑफ फूड चेन्स वेयर ऑल द चेन्स आर नेचुरली इंटरकनेक्टेड। देखो यहाँ पर तुम देखोगे, जैसे कि ये जो फ्रॉग है, इसको ये भी खा रहा है और इसको ये भी खा रहा है ना। तो एक तरीके से इंटरकनेक्शन हो गया, इसको भी खाया जा रहा है, ये भी खा रहा है, इसको ये भी खा रहा है, तो एक इंटरकनेक्शन हो गया। समझ रहे हो बात को? ग्रेट। अब यहाँ पर भी तुम देखो कि बहुत सारे ऐसे कनेक्शन है, इसको ये भी खा रहा है, इसको ये भी खा रहा है, इसको ये भी खा रहा है एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये एक इंटरकनेक्शन हो गया। इसीलिए तो ये एक फूड चेन थी, ये एक फूड चेन थी, ये एक फूड चेन थी, पर आपस में कुछ कनेक्शंस निकल गए, जिस कारण से ये एक फूड वेब बन गया। तो फूड चेन्स जब नेचुरली इंटरकनेक्टेड होती हैं तो उसको हम फूड वेब कह रहे हैं, ठीक है। ये ट्रॉफिक लेवल की बात हो रही थी। देखो, अगर मैं आज खाना खा रहा हूँ, ठीक है, भले मैं वेज खा रहा हूँ, नॉन वेज खा रहा हूँ, मैं इसलिए खा रहा हूँ क्योंकि मुझे एनर्जी चाहिए, सिंपल सी बात, ठीक है। भूख तो लगती है, टेस्ट की बात भी है, पर मुझे एनर्जी चाहिए, ठीक है। वैसे ही किसी भी ऑर्गेनिज्म को जीवित रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए एनर्जी चाहिए। तो एक तरीके से जब हम खाना खा रहे हैं तो उसको हम कह सकते हैं कि एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है ना। और इसीलिए यहां पर लिखा गया था कि ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। अभी ट्रॉफिक लेवल क्या है वो तुम लोगों को समझाऊंगा आगे, ठीक है। देखो, व्हाट आर ट्रॉफिक लेवल्स? द डिफरेंट लेवल्स इन अ फूड चेन। एक फूड चेन के अंदर डिफरेंट लेवल्स जहां पर एनर्जी का ट्रांसफर होता है उसे हम ट्रॉफिक लेवल कहते हैं, ठीक है। सो द डिफरेंट लेवल्स इन अ फूड चेन वेयर द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस, जहां पर एनर्जी का बंटवारा हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम ट्रॉफिक लेवल्स कहते हैं। जैसे कि देखो, सबसे पहली बात है सनलाइट। अब सनलाइट से प्रोड्यूसर्स ने ऑफकोर्स थोड़ी बहुत, क्योंकि सनलाइट जो है, ठीक है, सनलाइट जो है, अब प्रोड्यूसर्स ने जो है वो खाना खाया, मतलब खाना बनाया, सॉरी, तो उनको भी थोड़ी बहुत एनर्जी लगी, ठीक है। उसके बाद में प्रोड्यूसर्स को हर्बीवोर्स ने खाया, तो वो एनर्जी अब हर्बीवोर्स में ट्रांसफर हो गई। हर्बीवोर्स को अब कार्निवोर्स ने खाया, तो कार्निवोर्स के अंदर वो एनर्जी ट्रांसफर हो गई, और कार्निवोर्स को फिर टॉप कार्निवोर्स ने खाया, तो उनके अंदर भी वो एनर्जी ट्रांसफर हो गई। पर एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या पूरी की पूरी एनर्जी, ठीक है, क्या पूरी की पूरी एनर्जी जो है वो ट्रांसफर हो जाती है? ऐसा होता है कि पूरी एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी? सोचो जरा, अगर आज प्लांट को खाया जा रहा है, चलो वो भी छोड़ो, तुम सोचो कि क्या पूरी एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है? सोचो, देखते हैं, ठीक है, बताता हूं। जैसे कि ये एग्जांपल देखो, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में प्लांट्स हैं, ठीक है। सेकंड ट्रॉफिक लेवल में मान लो कि इंसेक्ट है, जो कि एक प्राइमरी कंज्यूमर है, ठीक है। प्राइमरी कंज्यूमर क्यों बोलेंगे हम इसको? तो प्लांट क्या है? प्रोड्यूसर है, ठीक है। उसके बाद में फिर प्रोड्यूसर को कौन खा रहा है? प्राइमरी कंज्यूमर। कौन खा रहा है? प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है। प्राइमरी क्यों कह रहा हूं तुमको बताऊंगा, क्योंकि अब इसको ये फ्रॉग खाने वाला है, ठीक है। फ्रॉग भी कंज्यूमर है, मैंने बताया था ना अभी, फ्रॉग भी एक कंज्यूमर है। क्यों कंज्यूमर है? क्योंकि वो इंसेक्ट पर डिपेंडेंट है ना, तो वो खुद खाना नहीं बना रहा, वो इंसेक्ट पर डिपेंडेंट है। पर वो कैसा कंज्यूमर हो गया? सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया, ठीक है। वो सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया क्योंकि इंसेक्ट तो प्लांट पर डिपेंडेंट था, अब ये फ्रॉग इंसेक्ट पर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो फ्रॉग जो इंसेक्ट था वो प्राइमरी कंज्यूमर था, आपका फ्रॉग सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया। अब फ्रॉग को स्नेक खा रहा है, तो वो कौन हो गया? ठीक है, फ्रॉग को स्नेक, हाँ, फ्रॉग को स्नेक खा रहा है, तो वो क्या हो गया? वो आपका टर्सरी कंज्यूमर हो गया, ठीक है। ग्रेट, एक सेकंड कहाँ गए हैं? एक सेकंड, इसको हटाते हैं, ये देखो, एक सेकंड, हाँ। तो इस तरीके से प्राइमरी कंज्यूमर हो गया, ठीक है। प्लांट को जो खा रहा है वो प्राइमरी कंज्यूमर हो गया, फिर प्राइमरी कंज्यूमर को जो खा रहा है वो सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया, सेकेंडरी कंज्यूमर को जो खा रहा है वो टर्सरी कंज्यूमर हो गया, ठीक है। तो सारे कंज्यूमर्स ही, पर वो उनके लेवल्स हैं, पहला लेवल, दूसरा लेवल, तीसरा लेवल, ठीक है। ग्रेट, अब हम बात करने वाले हैं 10% लॉ की। 10% लॉ क्या है? देखो, व्हाट इज 10% लॉ? एनर्जी फ्लो फॉलोज 10% लॉ अकॉर्डिंग टू विच
10% ऑफ एनर्जी अवेलेबल विद अ ट्रॉफिक लेवल इज अवेलेबल टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। इसका कहने का मतलब ये है, ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है, सिंपल सी बात है कि ये जो तुम देख रहे हो ना छोटा होते जा रहा है, इसका क्या मतलब है तुमको बताता हूँ। देखो, बहुत सारी एनर्जी जो है वो सनलाइट के पास में थी, सनलाइट से आई, ठीक है। अच्छा, अब प्रोड्यूसर ने खाना बनाया, ठीक है, प्रोड्यूसर को हर्बीवोर ने खाया, तो जो भी एनर्जी प्रोड्यूसर के पास में अवेलेबल थी ना, उसकी सिर्फ 10% एनर्जी हर्बीवोर्स के पास जाती है, ठीक है। पूरी एनर्जी 100% एनर्जी नहीं जाती है। प्रोड्यूसर्स के पास में जो भी एनर्जी है उसका सिर्फ 10% ट्रांसफर होने वाला है हर्बीवोर्स में, ठीक है। उसके बाद में हर्बीवोर्स को कार्निवोर्स खाएंगे, ठीक है, हर्बीवोर्स को कार्निवोर्स खाएंगे, ठीक है। तो इसमें भी क्या होने वाला है, इसमें भी सिर्फ 10% पासेज होगा आगे, पैसेज मतलब आगे पास ऑन होगी, ठीक है। तो जो हर्बीवोर्स को कार्निवोर्स खा रहे हैं ना, तो सिर्फ 10% जो है आगे पास ऑन होगा। फिर इसको जब ये टॉप कार्निवोर्स खा रहे हैं तो इनसे भी सिर्फ 10% होगा। इसीलिए तुम सोचो कि 4 से ज्यादा ट्रॉफिक लेवल्स, मतलब मान लो कि 5 भी है, चलो, पर बहुत सारे ट्रॉफिक लेवल्स पॉसिबल है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि तुम सोचो कि एनर्जी कम होती जा रही है। मान लो यहाँ से 10,000 जूल आई, इसके पास सिर्फ कितनी है, इसका 10% यानी कि 1000 जूल। इसके पास कितनी है, सिर्फ हर्बीवोर्स के पास 100 जूल। इसके पास कितनी है, 10 जूल। इसके पास कितनी है, 1 जूल। अब वो कम होती जा रही है एनर्जी, जितना ऊपर जाते जाओगे उतनी एनर्जी कम होती जाएगी, है ना। और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि एनर्जी बहुत ही कम है, तो कोई सेंस नहीं बनता उस ट्रॉफिक लेवल का, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं। देखो, मैं सिंपल से तुमको कंक्लूजन समझाता हूँ इस चैप्टर के अंदर है क्या। पहली बात तो फूड चेन है, पहली बात इकोसिस्टम में समझ लिया, फूड चेन है समझ लिया। फिर हमने समझा कि फूड चेन के अंदर हमको पता है कि यार एक प्रोड्यूसर होगा जिसने खाना बनाया, उसको कोई कंज्यूम करने वाला होगा जिसको हमने कंज्यूमर बोल दिया। तो हमने क्या किया, कंज्यूमर्स को भी और डिफाइन कर दिया। मतलब ये कि प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्शरी कंज्यूमर, इतना ही है बस। और इनको हमने ट्रॉफिक लेवल्स बोल दिया कि यार जो आपका प्रोड्यूसर है वो सबसे पहले है क्योंकि वो खाना बना रहा है। फिर इससे सिर्फ 10% आगे पास ऑन होगी। फिर जो यहाँ पर अवेलेबल है उसकी सिर्फ 10% आगे पास ऑन होगी। फिर इसकी सिर्फ 10% आगे पास ऑन होगी। इसलिए ये देखो तुम्हें छोटा होते जा रहा है ना। ये छोटा इसलिए होता जा रहा है क्योंकि यहाँ पर ज्यादा अवेलेबल है, फिर आगे जाके कम अवेलेबल है। यहाँ पर मान लो 1000 जूल, 10,000 जूल है, तो यहाँ पर सिर्फ 1000 जूल होगी, है ना। यहाँ पर सिर्फ 100 जूल होगी और यहाँ पर सिर्फ 10 जूल अवेलेबल होगी, ठीक है। ग्रेट, एनर्जी, ठीक है। तो ये 10% लॉ जो है वो कहता है। फिर हम बात करेंगे बायो एक्यूमुलेशन की। बायो एक्यूमुलेशन क्या चीज है? द प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स सच एज पोल्यूटेंट्स, पेस्टिसाइड्स एंड अदर टॉक्सिन्स डायरेक्टली इनटू द ह्यूमन और एनी अदर बॉडी थ्रू एयर, वाटर, फूड इनटेक इज टर्म्ड एज बायो एक्यूमुलेशन, ठीक है। मतलब ये होता है कि समय के साथ साथ टॉक्सिक केमिकल्स या फिर टॉक्सिक पोल्यूटेंट्स का बॉडी के अंदर जमा हो जाना इज नोन एज बायो एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन सब समझ पा रहे हैं, एक्यूमुलेट होते जाना, ठीक है। वेरी गुड। सो बायो एक्यूमुलेशन का क्या मतलब है कि किसी भी बॉडी के अंदर, मान लो ह्यूमन बॉडी है, तो ह्यूमन बॉडी के अंदर है, फिर किसी भी और हो सकता है कि किसी भी और ऑर्गेनिज्म की बात हो रही हो, ठीक है। मान लो कि मछली की हो रही है, ठीक है। सो बायो एक्यूमुलेशन क्या चीज है? बायो एक्यूमुलेशन मतलब यार कि समझो कि बहुत समय तक, अब जैसे कि हम हमारी बात करें, इंसानों की बात करें, तो हम कोई बहुत अच्छे वातावरण में तो रहते नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि बहुत शुद्ध हवा ले रहे हैं हम लोग, नहीं। पोल्यूटेड हवा है, पोल्यूटेड एयर है, ठीक है। हर जगह पोल्यूटेड एयर है, बहुत सारे पोल्यूटेंट्स प्रेजेंट है हर जगह। तो एक तरीके से जब हम सांस अंदर ले रहे हैं ना, तो धीरे धीरे जो हवा में ये पोल्यूटेंट्स और ये सारी चीजें प्रेजेंट है वो हमारी बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होते जा रही हैं, और इसी को हम बायो एक्यूमुलेशन कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद एक और टर्म आती है जो कि है बायो मैग्निफिकेशन। क्या है वो? बायो मैग्निफिकेशन। और वो भी बड़ी आसान टर्म है, बताता हूँ इन दोनों के बीच का डिफरेंस। What is biomagnification? Biomagnification refers to the accumulation of toxic substances in the food chain. यहाँ पर जब हम किसी एक इंडिविजुअल, पर्टिकुलर इंडिविजुअल या फिर पर्टिकुलर एनिमल की बात कर रहे हैं, यहाँ पर बात हो रही है टॉक्सिक सब्सटेंसेस के एक्यूमुलेशन की ही, पर वो फूड चेन के अंदर, ठीक है। These chemicals are then transferred to different trophic levels when lower organisms are eaten by other organisms. मतलब तुम सोचो कि प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है। तो प्रोड्यूसर्स को ग्रो करने के लिए मान लो कि पेस्टिसाइड्स डाले जा रहे हैं, तो वो उनके अंदर आ गए। अब उनको हमने खाया, ठीक है। उनको क्या किया? हमने खाया तो अब वो जो पोल्यूटेंट्स है, वो जो केमिकल्स है, वो हमारे अंदर आ गए, और हम उनको खाते जा रहे हैं, तो वो एक्यूमुलेट होते जा रहे हैं, ठीक है। तो वही बात है, बायोमैग्निफिकेशन मतलब क्या है कि एक तरीके से फूड चेन के अंदर जब टॉक्सिक सब्सटेंसेस आगे ट्रांसफर हो रहे हैं, वो बायोमैग्निफिकेशन है। बायोमैग्निफिकेशन रिफर्स टू एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस इन द फूड चेन। क्योंकि तुम सोचो कि अगर मान लो कि कोई एनिमल है, कोई भी चीज़ है जो कि प्लांट खा रही है, और उस एनिमल को कोई और खा गया, तो वो जो प्लांट से पेस्टिसाइड्स आए थे वो उस एनिमल के अंदर आए ही थे। अब उसको जिसने खाया है वो उसके अंदर भी पहुंच गए, ठीक है। तो एक तरीके से क्या हो रहा है, वो जो ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस थे वो फूड चेन के अंदर अब एक्यूमुलेट हो रहे हैं, ठीक है, बिकॉज दे आर गोइंग नोवेयर,
क्योंकि एक तरीके से सब दूसरे को खा रहे हैं, है ना, तो वो टॉक्सिक सब्सटेंसेस भी पास ऑन होते जा रहे हैं, ठीक है, ग्रेट। तो यही फर्क है अगर हमें पूछा जाता है, मतलब अगर हमें समझना है तो एक बायो एक्यूमुलेशन मतलब जब हम किसी इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, और बायो मैग्निफिकेशन मतलब जब फूड चेन की बात हो रही है कि हाँ फूड चेन के अंदर जो है वो एक्यूमुलेशन हो रहा है एक तरीके से टॉक्सिक सब्सटेंसेस का, ठीक है, ग्रेट। फिर हम बात करेंगे ओजोन लेयर की। ओजोन लेयर क्या है, हमको पता है एक तरीके से कि हमारे अर्थ के ऊपर एक बढ़िया सी लेयर है जो कि हमको बहुत सारी रेस से बचा रही है, बहुत सारी हार्मफुल रेस से बचा रही है, तो वो ओजोन लेयर ही अपनी, ठीक है। अभी ओजोन लेयर बनती कैसे, देखो O2 हमें पता है कि प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में हर जगह। जब इसका यूवी से रिएक्शन होता है, यूवी रेज आती हैं, तो जब इनका रिएक्शन होता है तो O2 जो है वो 2 O में टूट गया, ऐसे हमको इसको याद रखना है। O2 जो है इन यूवी रेज के कारण 2 O में टूट गया, ठीक है। अब जब ये, अब ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक ही O2 प्रेजेंट है, बहुत सारे O2 प्रेजेंट है, तो जब ये O2 टूटा, ठीक है, और जब ये जब ये O2 टूटा तो ये 2 O में बढ़ गया। अब जब ये O जो है वो वापस O2 के साथ जाकर कंबाइन करता है तो बन जाता है O3, और इसको हम लोग ओजोन कहते हैं। ऐसे याद रखना बस इसको, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो कि हमें बहुत टेक्निकलिटीज के साथ याद करनी पड़ती हैं, जो कि हमसे याद होती नहीं। इसलिए एग्जाम टाइम पर जब कोई ऐसे चैप्टर्स होते हैं जो कि स्कोरिंग होते हैं ना, उन पर हमेशा ऐसे ही ध्यान देना चाहिए कि हाँ जितनी शॉर्ट ट्रिक से मैं इसको कर पाऊँ उतना बेहतर है, ठीक है, गुड, समझ गए। सो O2 यूवी रेस के कारण टूट गया, 2 O में एक O जो है ये O जाकर O2 के साथ में कंबाइन हो गया, ठीक है, बहुत बढ़िया, और बन गया O3 जो कि है ओजोन, जो कि क्या है, जो कि है ओजोन। समझ रहे हो बात को, वेरी गुड। और ये जो ओजोन है, ये ओजोन प्रिवेंट करती है हार्मफुल यूवी रेस से, क्योंकि तुम सोचो ना अगर ये नहीं होगी ना तो यूवी रेस सीधा आएंगे अंदर और हमको देंगे दिक्कत, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना। द अमाउंट ऑफ ओजोन इन द एटमॉस्फेयर began to drop sharply in the 1980s. This decrease has been linked to synthetic chemicals like chlorofluorocarbons यानी कि CFCs, which are used in refrigerants and in fire extinguishers. In 1987, the UNEP succeeded in forging an agreement to freeze CFC production at 1986 levels. It is now mandatory for all the manufacturing companies to make CFC-free refrigerators throughout the world. बहुत इंपॉर्टेंट है। हो ये रहा था कि इन CFCs के कारण जो ओजोन का डिप्लीशन हो रहा था एक तरीके से, मतलब ओजोन खत्म होती जा रही थी, तो पता चला बहुत ही अलार्मिंग रेट पे चल रहा था सब, तो पता चला कि नहीं भैया अब तो इसको बंद करना पड़ेगा, तो इसको बंद कर दिया किया, और एक अग्रीमेंट जो है वो आया कि अब से जो भी आप करना है आपको, आप CFC फ्री करोगे, ठीक है। नहीं तो अगर आज तक ये हो सकता है कि अभी भी यूज हो रहा हो कहीं ना कहीं, कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है ऐसे भी, ठीक है, पर ये है कि आपको जो है ये गाइडलाइंस है कि CFC फ्री रेफ्रिजरेटर्स बनाने हैं, ठीक है। एक तरीके से AC जो है ना वो भी डैमेज देता है एनवायरमेंट को, ठीक है। इसके बाद में फिर फाइनल पॉइंट आ गया हमारा मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस, मतलब जो गार्बेज हम प्रोड्यूस करते हैं मतलब जो गार्बेज घर के अंदर जमा भी होता है, फिर जो गार्बेज इन जनरल हम देखते हैं उसको भी 2 टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है। पहला है बायोडिग्रेडेबल, पढ़ रखा है हमने, जो कि भाई डिग्रेड हो जाता है समय के साथ, ठीक है। सब्सटेंसेस दैट आर ब्रोकन डाउन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, ऐसे सब्सटेंसेस जो कि बायोलॉजिकल प्रोसेसेस से ब्रेक डाउन हो सकते हैं, ठीक है, और जो कि नेचर को इतना हार्म नहीं पहुंचाएंगे, वो होते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ठीक है। जैसे कि पेपर हो गया, नेचुरल वेस्ट हो गई, ये सारी ऐसी हैं जो कि डिग्रेड हो जाएंगी समय के साथ साथ, ठीक है। विद टाइम दे विल डिग्रेड, विद टाइम बायोलॉजिकल प्रोसेस के कारण वो डिग्रेड हो जाएंगी, ठीक है। पर नॉन बायोडिग्रेडेबल ऐसे होते हैं जो कि डिग्रेड होती नहीं है, जो कि बायोलॉजिकल प्रोसेस के कारण भी ब्रेक डाउन नहीं हो सकती है, ठीक, और इन्हीं को हम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं, जैसे कि पॉलीथीन हो गया, प्लास्टिक हो गया, ठीक है। अब हम आ जाते हैं फाइनली PYQs के ऊपर, क्योंकि चैप्टर अपना समाप्त हो चुका है, एक बार NCERT की रीडिंग मारना खत्म, है ना। समझते हैं ये देखो बड़े प्यारे प्यारे सवाल आते हैं इस चैप्टर से। यू बीइंग एन एनवायरमेंटलिस्ट आर इंटरेस्टेड इन कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द कंजर्वेशन ऑफ नेचर रिसोर्सेज, लिस्ट 4 एक्टिविटीज दैट यू कैन डू ऑन योर ओन। अब तुमको बताना है कि तुम नेचर को कैसे बचा सकती हो। हमको तो पता है बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं, हम करते हैं नहीं, मुझे पता है, पर बहुत सारी चीजें जो कि हम कर सकते हैं, जैसे कि देखो एग्जाम्पल दे रखा है, अब तुम इसमें कुछ भी लगा सकते हो, जैसे कि क्लोजिंग द टैप व्हेन नॉट इन यूज, ठीक है, एंड यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट लिखा भी है इसके अंदर, यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, एंड उसके बाद में आप जैसे कि खुद की व्हीकल यूज करोगे तो ज़्यादा फ्यूल जाएगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करोगे तो एक तरीके से आप फ्यूल की बचत कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद में फिर अवॉइड यूजिंग क्लोथ्स एंड एक्सेसरीज मेड ऑफ एनिमल्स के, क्या बात है, ठीक है। उसके बाद में फिर घर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, हम आसपास तुम देख लोगे ना तुमको 4 चीजें दिख जाएंगी जो कि तुम अच्छी कर सकते हो, ठीक है। कचरा बाहर ना फेंकना, कचरा बाहर फेंकना, चलो ये तो थोड़ा बहुत वो हो गया, है ना, थोड़ा बहुत मॉरल बेसिस पर आ गया ये। पर अगर मैं बात करूँ कि घर में लाइटें बंद कर देना, इलेक्ट्रिसिटी की बचत करना, ठीक है, पानी बचा देना, ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्यूल बचा देना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो कि तुम कर सकते हो, तो ये हमको बस लिस्ट डाउन करनी है, ग्रेट।
अब एक टेक्निकल सवाल आ जाता है चैप्टर से सीधा, वाटर कंज्यूमर्स क्या होते हैं? कंज्यूमर्स अभी पढ़ के आए थे हम लोग, जो कि दूसरे पर अपने खाने के लिए डिपेंडेंट है, ठीक है। कंज्यूमर्स फिर आपके ऐसे भी होते हैं जो कि सिर्फ प्लांट पर डिपेंडेंट है, ऐसे भी होते हैं जो कि प्लांट और इन पर दोनों पर डिपेंडेंट है। क्या कहते हैं इसको? बहुत सारे बच्चे ना ओमनीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स, कार्निवोर्स, ठीक है, हर्बीवोर्स, इनमें कंफ्यूज होते हैं। देखो कंफ्यूज होने वाली बात नहीं। और मैं जब कहता हूं कि प्राइमरी कंज्यूमर्स, तो ये इनके नाम है ना, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, टर्शरी कंज्यूमर्स। तो ऐसा नहीं कि मतलब ये अलग अलग है। कहने का मतलब ये है कि कंज्यूमर के अंदर भी लेवल्स होती हैं, कि अगर मान लो ए बी सी डी, ठीक है, ए मतलब क्या है? आपका प्रोड्यूसर है, बी आपका कंज्यूमर है, सी भी कंज्यूमर है, डी भी कंज्यूमर है। तो आप सबको कंज्यूमर बोलने की बजाय क्या बोल रहे हो कि बी फर्स्ट कंज्यूमर है, प्राइमरी कंज्यूमर है, क्योंकि इसने जो है वो प्लांट खाया। सी को बी खा रहा, बी को सी खा रहा है, सॉरी, तो सी जो हो गया वो सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया, क्योंकि सी अब बी को खा रहा है, एक तरीके से सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया, क्योंकि सेकेंडरी कंज्यूमर प्राइमरी को खा रहा है। फिर डी टर्सरी हो गया, क्योंकि डी जो है वो सी को खा रहा है। तो इस तरीके से ये होता है आपका, है ना। ग्रेट, बहुत बढ़िया। खुद का खाना बनाते नहीं है, दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं, तो हमको इनको बोलते हैं हम। फिर आप बोल सकते हो कि किन कैटेगरीज, 4 कैटेगरीज में आपने कंज्यूमर्स को डिवाइड किया है। तो ओमनीवोर्स हो गए, हर्बीवोर्स हो गए, कार्निवोर्स हो गए, ठीक है, और आपके पैरासाइट्स वगैरह हो गए। तो कुछ मतलब ऐसा है कि कंज्यूमर्स में तो वो सब आने हैं जो कि दूसरों पर डिपेंडेंट है ना, जो कि दूसरों पर डिपेंडेंट है अपने खाने के लिए, क्योंकि सभी कंज्यूमर्स में आ रहे, एक तरीके से सभी कंज्यूमर्स में आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि सभी दूसरों पर खाने के लिए डिपेंडेंट है ना। ग्रेट, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल होता है इकोसिस्टम वाला, और ये ड्रॉ करने वाला। डिफाइन एन इकोसिस्टम। भाई इकोसिस्टम मतलब क्या? जहां पर बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स साथ में इंटरेक्ट करके रहते हैं, ठीक है। बायोटिक यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जो है वो एबायोटिक कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ती है फॉर देयर ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड डिफरेंट वेरियस एक्टिविटीज। ड्रॉ अ ब्लॉक डायग्राम टू शो द फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम। इसके अंदर आपको क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है। आपको सबसे पहले बनाना है, दिमाग में आपको सोचना है कि क्या होता है। भाई सनलाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं प्रोड्यूसर्स, जिससे वो अपना खाना बना रहे हैं। प्रोड्यूसर्स को फिर कौन खा रहा है? प्रोड्यूसर्स को फिर आपके कंज्यूमर्स खा रहे हैं। तो प्राइमरी कंज्यूमर खा रहा है, फिर उसको सेकेंडरी कंज्यूमर खा रहा है, फिर उसको टर्सरी कंज्यूमर खा रहा है। वही चीज यहाँ पर लिखी गई है, देखो। प्रोड्यूसर्स को हर्बीवोर्स खा रहे हैं, ठीक है, हर्बीवोर्स को कार्निवोर्स खा रहे हैं, और कार्निवोर्स को टॉप कार्निवोर्स खा रहे हैं, ठीक है। आपकी बुक के अंदर भी ये दिया हुआ है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी के फॉर्म में भी इसको लिखा जा सकता है ना। ग्रेट, समझ लो इतना, ठीक है। तुमने लिख दिया कि प्रोड्यूसर्स खा रहे हैं, फिर उसको प्राइमरी कंज्यूमर खा रहे हैं, उसको सेकेंडरी खा रहे हैं, उसको टर्सरी खा रहे हैं। या फिर ऐसे लिख दो कि हर्बीवोर्स खा रहे हैं, हर्बीवोर्स को, अब हर्बीवोर्स को कौन खाएगा? कार्निवोर्स ही खाएंगे, या फिर ओमनीवोर्स खाएंगे, ठीक है। ग्रेट, तो एक तरीके से आप इसको प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी की फॉर्म में भी लिख सकते हो, ठीक है। बहुत ही बढ़िया। विद दैट बीइंग सेड, चैप्टर होता है अपना समाप्त। काफी छोटा चैप्टर है, मैंने ट्राई किया कि हमने PYQs भी कर लिए और हमने जो है वो चैप्टर की थ्योरी भी कर ली। फास्ट मैंने थोड़ा सा इसके अंदर पढ़ा है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इसके जस्ट बाद तुम NCERT खोल के वो पढ़ लो, क्योंकि है तो सब सेम ही चीजें, पर एक बार जब खुद पढ़ते हैं ना तो वो फील आ जाता है, ठीक है। विद दैट बीइंग सेड, अगले लेक्चर के अंदर मिलेंगे। हमारा आर एनवायरनमेंट भी खत्म हो चुका है, अब कुछ ही हमारे चैप्टर्स बच्चे में। देखो ज़्यादा लोड लेने की जरूरत है नहीं, पढ़ते रहो बढ़िया सा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारी प्रिपरेशन बढ़िया से चल रही होगी। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर के अंदर। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ। अब जरा फ़ोन वगैरह जो है ना वो सिर्फ पढ़ाई करने के लिए उठाया करो। इतने भी डिस्ट्रैक्शन हैं, सभी दोस्तों को बोल दो कि भाई थोड़े ही दिन बचे हैं, अब कर लेते हैं, ठीक है। और एज अ सीनियर मैं जानता हूँ यार कि इस समय बहुत डिस्ट्रैक्शन होंगे, तुम्हारे दिमाग में बहुत चीज़ें चल रही होंगी। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने स्नैपचैट इंस्टॉल कर लिया होगा अभी इस मोमेंट पर। ऐसा होता है ना, इस मोमेंट के ऊपर हम वो सब करना चाहते हैं जो कि हमको एग्जाम के बाद करना है, ठीक है। ग्रेट, तो बस विद दैट बीइंग सेड मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर के अंदर। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, गुड बाय। मिलते हैं, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय।